डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन जिसमें आपको अणुसूत्र ज्ञात करना है। ठीक है, और इसका अणुसूत्र ज्ञात करने के लिए क्या क्या बताया गया है। कार्बन का परसेंटेज बताया गया है। ठीक है, हाइड्रोजन का परसेंटेज बताया गया है, बाकी जो है ऑक्सीजन है ये है, ऐसा करके बताया गया है। उस यौगिक का वाष्प घनत्व दिया गया है। ठीक है, ये सब जब दिया रहेगा तब उसके बाद क्या याद करना पड़ेगा आपको, अणुसूत्र ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो अणुसूत्र को ज्ञात करने के लिए हमको इन पांचों स्टेप से होकर के जाना पड़ेगा। सबसे पहले मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करेंगे, फिर मूलानुपाती जो भी सूत्र रहेगा उसका सूत्रभार ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद यौगिक का अणुभार ज्ञात करेंगे। अणुभार कैसे याद करेंगे, 2 गुणित यौगिक का वाष्प घनत्व करेंगे तो अणुभार निकल के आ जाएगा। ठीक है, फिर एन का वैल्यू निकालेंगे। एन क्या होता है, एन बराबर होता है अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र होता है। फिर इस एन को क्या करेंगे, जो भी हमारे पास मूलानुपाती सूत्र रहेगा उसके साथ गुणा कर देंगे तो हमको क्या निकल के आएगा, अणुसूत्र निकल के आएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, चलो एक एक स्टेप से करते हैं। सबसे पहले स्टेप में हमको क्या याद करना है, मूलानुपाती सूत्र। ठीक, अब मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया है, कार्बन कितना परसेंट है, 52.18% है। ठीक है, हाइड्रोजन कितना परसेंट है, 13.04% है। ठीक है, बाकी जो शेष बचा है, ठीक है, वो क्या है, ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 4 12 का 2 हासिल आया 1 2 3 2 5 5 और 1 6, 65.66% क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन है। ठीक है, तो 100 माइनस 65.22 अगर करते हैं, ठीक है, तो ये आपका आएगा 34.7। ये जो परसेंटेज है ये किसका है, ऑक्सीजन का है। मतलब कि जो भी यौगिक हमको दिया है, जो भी हमको यौगिक दिया गया है उसमें ऑक्सीजन कितना परसेंट रहेगा, 34.78%। तो ऑक्सीजन कितना रहेगा, 34.78%। ठीक है, ये हो गया, हमने परसेंटेज निकाल लिया, पहला काम। ठीक है, अब इसका मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो मूलानुपाती सूत्र किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, सबसे पहले तत्वों को लिख लेते हैं। ठीक है, तत्व सबसे पहले क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और उसके बाद ऑक्सीजन है। ये हमने तीनों को लिख दिया। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज कितना कितना परसेंट है। ठीक है, कार्बन का भी अभी हमने निकाला, कितना परसेंट है, 52.18। हाइड्रोजन कितना है, 13.04। ठीक है, और ऑक्सीजन अभी निकाला 34.78%। ठीक, ये इनका परसेंटेज हो गया सबका। अब उसके बाद इन सब का परमाणु भार आपको ज्ञात होना चाहिए। तो परमाणु भार क्या है इन सब का, तो आप सबको पता होगा, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। ये क्या निकल के आ गया, परमाणु भार निकल के आ गया। अब उसके बाद निकालते हैं आपेक्षिक संख्या। क्या निकालेंगे, आपेक्षिक संख्या। आपेक्षिक संख्या निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, जो परसेंटेज दिया है, ठीक है, उसको उस तत्व के परमाणु भार से भाग दे देना है। जैसे कि 52.18 को अगर भाग देंगे किससे, 12 से, तो कार्बन के लिए अपेक्षित संख्या निकलेगा। 13.04 को अगर भाग देंगे किससे, 1 से, तो हाइड्रोजन के लिए अपेक्षित संख्या निकलेगा। वैसे ही 34.78 को अगर भाग देते हैं किससे, 16 से, तो ऑक्सीजन के लिए क्या निकलेगा, अपेक्षित संख्या निकलेगा। इन सबको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आता है 4.35, ये आएगा आपका 13.04 और ये वाला आता है आपका 2.17। ठीक है, ये आपका क्या निकल के आ गया, अपेक्षित संख्या निकल के आ गया। कैसे निकालना है,
जो भी परसेंटेज रहेगा उसको उसके उस तत्व के परमाणु भार से क्या करना है, भाग दे देना है। ठीक है। अब उसके बाद तीसरे में निकालते हैं, हम लोग को निकालेंगे परमाणुओं को सरलता अनुपात। परमाणुओं का सरलतम अनुपात। परमाणुओं का अगर जब सरलतम अनुपात निकालोगे तो उसके लिए क्या करना है, जो भी आपेक्षिक संख्या है आपके पास, उस आपेक्षिक संख्या में जो भी सबसे छोटा संख्या रहेगा उस संख्या को क्या करना है, सभी से भाग देना है। तो जैसे हमको हमारे पास 4.3, 13.04 और 2.17 ये 3 आपेक्षिक संख्या प्राप्त हुआ है, जिसमें सबसे छोटा कौन सा है, तो 2.17 सबसे छोटा है। इसी को क्या करना है, बाकी जो दोनों है उससे भाग देना है और स्वयं से भी एक बार भाग देना है। हम क्या करेंगे, 4.35 डिवाइडेड बाई 2.17, ठीक है। वैसे ही 13.04 डिवाइडेड बाई 2.17 और 2.17 डिवाइडेड बाई 2.17, ठीक है। इस तरह से इनको क्या करना है, भाग देना है। जो भी सबसे छोटा अपेक्षिक संख्या होगा उसको बाकी सभी संख्याओं से क्या करना है, भाग देना है। तो भाग दोगे तो क्या निकल के आएगा, ये 2 आ जाएगा, ठीक है, 6 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो परमाणुओं का सरलतम अनुपात क्या निकल के आ गया, 2, 6 और 1, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, कार्बन कितना है, 2 है, हाइड्रोजन कितना है, 6 है और ऑक्सीजन कितना है, 1 है, ठीक है। ये आपका क्या निकल के आया, मूलानुपाती सूत्र निकल के आया, ठीक है। तो मूलानुपाती सूत्र किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, होप आप लोगों के समझ में आया होगा, ठीक है। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट, क्या निकल के आ गया, मूलानुपाती सूत्र। अब इस मूलानुपाती सूत्र का क्या करेंगे, मूलानुपाती सूत्र का भार ज्ञात करेंगे। दूसरा है मूलानुपाती सूत्र का क्या ज्ञात करेंगे, भार ज्ञात करेंगे कि वो कितना, उसका भार कितना रहेगा, ठीक है। तो भार का ज्ञात करने के लिए क्या है, जितना भी कार्बन है, जैसे कार्बन कितना है यहाँ पे, 2 कार्बन है, ठीक है। कार्बन कितना है, 2 है और एक कार्बन का क्या होता है, परमाणु भार कितना होता है, तभी अभी हमने निकाला था 12। तो इसको जोड़ देंगे, ये हो गया क्या, कार्बन का भार निकल के आ गया। हाइड्रोजन कितना है, 6 है, इसका परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है, यह हाइड्रोजन के लिए आ गया। ऑक्सीजन कितना है, 1 है, इसका परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। ये इसका आ गया। अब इसको सॉल्व करो तो क्या निकल के आएगा आपका, मूलानुपाती सूत्र भार ज्ञात करो। तो 12 दूने 24 प्लस 6 प्लस 16, ठीक है, कितना आएगा, 24 6 30, 30 और 16 कितना हो जाएगा, 46। तो मूलानुपाती सूत्र भार क्या निकल के आया, 46। कैसे निकालना है, जितना भी परमाणु है उसको उसके अनुभार, उसके परमाणु भार से क्या करना है, गुणा कर देना है। जैसे कार्बन यहाँ पे 2 है तो क्या लिख करेंगे, 2 गुणित कार्बन का कितना है, 12, ऐसे करेंगे। हाइड्रोजन के लिए क्या करेंगे, 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 6 है, परमाणु भार कितना है, 1 है। ऑक्सीजन के लिए क्या करेंगे, 1 है और इसका 16। इस तरह से करके हम क्या कर सकते हैं, मूलानुपाती सूत्र भार याद कर सकते हैं। ये हमारा निकल के आ गया क्या, मूलानुपाती सूत्र भार कितना, 46, ठीक है। अब उसके बाद तीसरे में निकालेंगे हम लोग, थर्ड स्टेप में आ जाते हैं, यौगिक का अनुभार। यौगिक का अनुभार, ठीक। अब यौगिक का अनुभार किस तरह से निकालेंगे, तो यौगिक का अनुभार निकालने के लिए क्या होता है, 2 गुणित यौगिक का वाष्प घनत्व होता है। यौगिक का वाष्प घनत्व, 2 गुणित यौगिक का वाष्प घनत्व, ठीक है। ये क्या होगा, यौगिक का अनुभार होगा। तो यौगिक का वाष्प घनत्व कितना है, 23, ठीक है, क्वेश्चन में दिया है ना, यौगिक का वाष्प घनत्व कितना है, 23 यहाँ पे। तो इसको लिख देंगे, तो 2 गुणित 23 करेंगे, कितना आ जाएगा ये, 46। तो हमारे पास क्या आ गया, यौगिक का अनुभार आ गया, ठीक है, मूलानुपाती सूत्र भार आ गया, दोनों आ गया, ठीक है।
अब चौथे स्टेप में क्या करेंगे, एन का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एन का वैल्यू, एन बराबर क्या होता है, अनुभार बटे मूलानुपाती सूत्रभार। ठीक है, अब अनुभार कितना है, अभी हमने यहाँ पे निकाला है, कितना है, 40 है, तो 40 लिख देते हैं, बटे मूलानुपाती सूत्रभार, देखो यहाँ पे कितना निकाला है, 40 निकाला है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 40, तो 40 बटे 40 मतलब 1 हो जाएगा। तो एन का वैल्यू कितना निकल के आया, 1 निकल के आया। ठीक है, अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, हम लोग पुटअप करेंगे। ठीक है, क्या होता है, अनुसूत्र बराबर होता है, अनुसूत्र बराबर होता है, ठीक है, ये हम लोग कौन से स्टेप में आ गए, 5वें स्टेप में। अनुसूत्र बराबर होता है एन गुणित मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, तो अनुसूत्र क्या हो जाएगा, अनुसूत्र बराबर एन का वैल्यू कितना आया है, 1, मूलानुपाती सूत्र क्या निकल के आया था, C2H6O1। ठीक है, अभी इस एक को सभी से मल्टीप्लाई करोगे तो अनुसूत्र क्या निकल के आएगा, C2H6O1। ठीक है, ये क्या निकल के आया, अनुसूत्र निकल के आया। वही अगर एन का वैल्यू 2 होता तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते, ठीक है, अगर एन का वैल्यू 2 होता और मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाता, C4H12O2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुसूत्र क्या निकल के आएगा, C2H6O1। ठीक है, होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।